within a span of 5 minutes, the entire office resigned, all of them together. Within 5 minutes आपको पता चल रहा है कि कल आपके पास बैंक में चेक जमा कराने के लिए बंदा नहीं है। अनस्पोकन विद बत्तों के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 6th एपिसोड है, लेकिन ये बहुत खास है क्योंकि इसमें हमने एक जो कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी अतुल सत्य कौशिक जी से, जो थिएटर जगत के जाने माने पर्सनैलिटी हैं, उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग हम रिलीज कर चुके हैं, आप उसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और ये उसका दूसरा भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि अतुल सत्य कौशिक जी बतौर एंटरप्रेन्योर इस फील्ड को कैसे जो है देखते हैं और कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। उनके अलग अलग भव्य नाटक चक्रव्यूह, बालीगंज, द्रौपदी, इन सब के बारे में भी बातचीत करेंगे और इनको मिली प्रतिक्रिया के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। उनकी लाइफ में रहे अप्स एंड डाउन्स को भी हम एक बार देखेंगे। और इसके अलावा एज एन आर्टिस्ट जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो को लेकर जो एक जद्दोजहद चलती है, उसके बारे में भी हमने बातचीत की है। और अंत में जो सक्सेस की यार्डस्टिक है आजकल कि मिलियंस ऑफ व्यूज मिलने पर ही आपको लगता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ऐसे में थिएटर शोज को वो किस तरीके से जो है देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके इस बारे में क्या व्यूज हैं, इसको भी हम जानेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप थिएटर से प्यार करते हैं तो ये बातचीत आपको एकदम बहुत प्यारी लगेगी। तो देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और इस अंतिम भाग और दूसरे भाग को इस कॉन्वर्सेशन के एंजॉय कीजिए। आइए सुनते हैं अतुल सत्य कौशिक जी को। जब आप अपना ही प्ले देख रहे होते हो जी, तो लिखा आपने है, प्रोडक्शन आपका है, डायरेक्शन आपका है, तो आप किस चीज पे आपका फोकस होता है? मतलब कि बस ये डायलॉग डिलीवरी बहुत प्रॉपर हो जाए कि प्रोडक्शन आप छोड़ देते हो एक बार प्ले शुरू होने के बाद में? किस चीज पे आपका फोकस रहता है जब आप देख रहे होते हो एज एन ऑडियंस इसको? इसमें अपने नाटकों के मंचन में मैं 2 चीज़ें बहुत फॉलो करता हूँ पिछले 4-5 साल से स्पेशल। एक तो ये कि मैं नाटक ऐसे डिज़ाइन करता हूँ कि मेरे होने ना होने से नाटक पे फ़र्क ना पड़े। शो के दिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि मैं थिएटर में आऊँ चाहे ना आऊँ, टाइम से सेट लगता है, टाइम से आर्टिस्ट आते हैं, टाइम से उनकी रिहर्सल होती है, लाइट साउंड अपना काम करते हैं। मैं पहुँचा तो भी अच्छा है, नहीं पहुँचा तो भी अच्छा है। 7 बजे पर्दा खुलना है तो खुलेगा। मैं अपने नाटकों को अपने आप से इंडिपेंडेंट कर देना चाहता हूँ, और ये कोशिश मैं पिछले 4-5 साल से ज़्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे फिजिकल मौजूदगी पर मेरा प्ले डिपेंडेंट हो। इसकी बहुत सारी वजह है। वजह तो ये है कि अगर हर नाटक में मेरा होना ज़रूरी है तो देन देयर इज नो स्केलेबिलिटी। एग्जैक्टली। दैट मीन्स मैं एक साल में मैक्सिमम 365 शो ही कर सकता हूँ, क्योंकि उतने ही दिन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम मौजूद होते हुए भी एक जगह पर मेरे एक ही तारीख पर एक ही समय में 2-3 जगह नाटक चल रहे हों, तब एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी जीत है। तो वो अब अचीव होना शुरू हो गया है। जैसे 30 जुलाई को हमारा एक नाटक सिलीगुड़ी में है, सेम टाइम पे एक नाटक हमारा बॉम्बे में है, तो मेरे पास चॉइस है, जहां मर्जी जाऊं, 2 नाटक मेरे बिना हो जाएंगे। बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब मैं मौजूद हूँ, जब नाटक हो रहा है, ना मैं एक्टर को देखता हूँ, ना मैं सेट को देखता हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस को देखता हूँ। मैं ऐसी सीट देखता हूँ जहाँ से मुझे पूरा हॉल दिख रहा हो कोने की आंख से। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को देख रहा होता हूँ कि किस पर आह आई, किस पर वाह आई, कहाँ ठाके लगे, कहाँ ऑडियंस इमोशनल हो गई। मेरा सिर्फ एक काम होता है कि मेरी आंख सिर्फ, और क्योंकि डायलॉग क्या बोलने वाला है मेरे को पता है और कान में सब पड़ रहा होता है, तो जैसे ही ब्लैकआउट हो मैं तुरंत ऑडियंस को देखता हूँ। इनफैक्ट समझ सो मेरे हाथ में फ़ोन होता है, तो मान लीजिए कि ऑडियंस उठी चलते शो से, तो बाहर जो काउंटर पे टीम बैठी होती है उनको तुरंत फ़ोन करता हूँ कि ब्लू सूट में अंकल निकले हैं, पूछो क्यों निकले हैं, क्यों उठ गए, वो उन्हें पसंद नहीं आया क्या? हम ऐसा भी करते हैं। एज आई टोल्ड यू, हमारे थिएटर को सर्वाइव कराने वाली हमारी ऑडियंस है। तो अगर मेरे चलते नाटक से एक बंदा भी उठ गया और मेरे हाथ में फ़ोन है और मुझे पता है बाहर मेरा एक बंदा बैठा, मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ कि गेट पे पकड़ो, उनसे पूछो क्यों उठ गए, क्योंकि बोलते नहीं हमको कहीं जाना था, कमिटमेंट था। कुछ बोलते हैं बहुत बुरा नाटक था, बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर ब्रेक है तो ब्रेक में आई विल मेक श्योर कि मैं खुद जाके वॉशरूम के पास खड़ा रहूँ 5-7 मिनट। लोग क्या बातें कर रहे हैं नाटक के बारे में, उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। अभी 2 महीने पहले की बात है, हम कमानी में नाटक कर रहे थे और नाटक शुरू होने 5-7 मिनट हो गए और मैं फ्रंट में बैठा हुआ था।
तो एक अंकल आए, बोले कि नाटक शुरू क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने बोला थोड़ा सा भी सेटअप बाकी है, बाहर ऑडियंस भी लाइन लगा रखी है, अंदर आ जाएं। तो वो हमको बोल गए, आपको पता है वी हैव कम टू वॉच अतुल सत्य कौशिक्स प्ले, इफ ही गेट्स टू नो कि उसका प्ले लेट हो रहा है तो पता है वो कितना डांटेंगे। मैंने कहा हाँ सर बहुत डांटेंगे, मैं बोल के आता हूँ। तो मैं थैंक गॉड वो जानते नहीं कि मैं ही अतुल सत्य कौशिक हूँ। तो ऑडियंस आपके नाम को इतना वैल्यू कर रही है, तो उनके लिए मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए भी उनका हर आह, हर वाह, हर ताली, उनका बाहर उठकर जाना, नाटक का ना पसंद आना, मेरे लिए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाटक चलते हैं मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस देखता हूँ, मोस्टली मैं पीछे बैठता हूँ सबसे, ताकि मुझे एक व्यू में सारी ऑडियंस दिखती रहे, कहाँ कौन उठ रहा है, किसको पसंद आ रहा है। ये मेरा चलते नाटक का रूटीन है। अतुल जी, कौन से पलों में सबसे ज्यादा मानसिक थकान महसूस होती है? कोई ऐसा दौर आया है आपकी इस जर्नी में which really tired you down and थोड़ा? हाँ होता है, देखिए होता है, बिकॉज वजह ये कि यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, humans have emotions, they have aspirations, they have ambitions which can be influenced by a lot of factors, lot of things can influence them. तो अब तो हमको 14-15 साल हो गए हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है अनामिका जी कि हमने इनिशियल 5-6-7 साल में एक टीम बिल्ड करी, एक ऑफिस बिल्ड करा, उसमें 8-10 लोग हैं, एंड ऑन अ सर्टेन नाइट आप रात को अपने बेड पे बैठे हैं, विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स the entire office resigned, all of them together, within 5 minutes आपको पता चल रहा है कि कल आपके पास बैंक में चेक जमा कराने के लिए बंदा नहीं है। अगर आपको बैंक में चेक जमा करा के आना है, मैं अपने पापा को साथ लेके जाता था, क्या बैठो भाई स्कूटर पे, कोई नहीं, अब हम ही तो बचे हैं, तब तक शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसा भी टाइम आया कि पूरे ऑफिस ने एक साथ रिजाइन कर दिया। फिर आप सोचते रेट्रोस्पेक्ट में कि ये सिर्फ 5 मिनट की घटना नहीं है, इसके पीछे विचार गया होगा, सोच गई होगी, समय निश्चित किया गया होगा। पर लाइक आई सेड कि अब पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, बीच नदी की धारा है, दिखता ना कोल किनारा है, उससे भी सरवाइव किया है, फिर से वापस से खड़ा किया, दोबारा खड़ा किया है, सब कुछ वापस से सिस्टम बनाए हैं, और ये सोचकर बनाए हैं कि ये दिन लौट के भी आ सकता है, फिर से आ सकता है, फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, यही तो हमारा काम है, ये तो आदि से अंत, अंत से आदि चलता रहता है। तो वहां पर थोड़ा लगता है, मन में सवाल आते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मानसिक थकान अब खुशी में ज्यादा होने लगी है, वो ज्यादा स्ट्रेस देती है, और खुशी के मायने बदलते जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बहुत कामयाब शो के बाद मैं अक्सर घर पे उदास होता हूँ, मैं नहीं जानता मैं क्यों, पर एक अजीब सी उदास, सब कुछ अच्छा हुआ, नाटक हिट हुआ, मीडिया में खबरें आ रही हैं, अच्छी पार्टी हुई, घर जाके आई एम जस्ट साइलेंट ऑन माय बेड, एक अजीब सी उदासी है कि ये कब तक रहेगा, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस में आप हर बार स्टार्ट जीरो से करते हो। आपने आज जितना मर्जी अच्छा शो कर लिया, कोई गारंटी नहीं कि कल भी उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग करियर में एज में बढ़ रहे हैं, खुशी, दुख, तनाव, इन सब के मायने बदलते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली यू गो बैक टू गीता, एंड जहाँ पे सुख दुख को एक समान मान के चलो, दोनों हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशंस हैं, दोनों उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं, एक शुगर कोटेड है, एक उतनी नहीं है। तो इक्वानिमिटी, समता, जितना समता से काम कर पाएंगे उतना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, वही मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने की। और वो अब सहज आ पाता है आपके अंदर कि अभी भी? पहले जितना सहज आना कठिन था, वो थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत मुश्किल है कि आप गेन और लॉस दोनों में सेम बिहेव करो, बट माइंड कॉन्शियसली बताता रहता है कि नहीं 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 नहीं, इतना खुश मत हो जाओ, इतना दुखी मत हो जाओ, समता समता। तो वो थोड़ा रास्ता आसान हो गया है, एटलीस्ट पता होता है कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ और कैसे इसको करेक्ट करना है। वो बिकॉज ऑफ रीडिंग गीता एंड अदर लिटरेचर एंड टॉकिंग अबाउट इट, वो खुद प्रैक्टिस करना अब तरीका पता चल गया है। अचीवमेंट तो पता नहीं कब होगा, बट आई नो वेरी वेल व्हेन आई एम इन अ heightened state of emotion and my mind is telling me come back to normal, come back to normal, मत इतना जोश में आ जाओ। तो that is what I try to practice and tell my team also। आपके रेस्टलेस फेज में जब आप रेस्टलेस फील कर रहे होते हो, whom do you go to? कोई मेंटोर है या कोई पर्सन है who inspires you or who
होल्ड्स यू एट दैट मोमेंट कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग बताने वाला? हाँ, वो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग काम आते हैं। ड्रामा के उसमें अगर ड्रामा के उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर वेयर यू केम फ्रॉम। आपको अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। रॉबिन शर्मा की किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उसमें एक चैप्टर है ऑनर योर पास्ट। द मोस्ट रुथलेस थिंग वी डू टू आवरसेल्व्स इज वी फॉरगेट वेयर वी केम फ्रॉम। हम अपना इतिहास भूल जाते हैं और वर्तमान और भविष्य की नाकामयाबियों को बहुत इम्पैक्ट करने देते हैं अपने आप को। तो जब कभी एक रेस्टलेस मोमेंट आता है, लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, देन आई गो बैक टू इधर माई हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ एनी कैरेक्टर जो उस समय मैं पढ़ रहा होता हूँ। राम पढ़ रहा हूँ या कृष्ण पढ़ रहा हूँ या शिवाजी पढ़ रहा हूँ या संभाजी पढ़ रहा हूँ, प्रताप पढ़ रहा हूँ, कि जो आपके साथ हो रहा है इससे पहले बहुतों के साथ हो चुका है, आगे भी बहुतों के साथ होगा। आपके साथ नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इससे क्या मैं कुछ नया निकाल सकता हूँ? हैव आई हिट द रॉक बॉटम, हैव आई नॉट? अगर नहीं है तो और नीचे जाने के लिए तैयार रहो, या शायद आप तैर के बाहर भी आ जाओ। क्या इस घटना ने मुझे कोई नए प्रश्न दिए हैं? तो उनके उत्तर ढूंढो। नहीं दिए हैं तो पुराने प्रश्न के जो उत्तर ढूंढे थे क्या सही ढूंढे थे या उनमें रिवीजन चाहिए? तो वो आध्यात्मिक बहस अपने मन में चलती रहती है विदाउट कैटेगराइजिंग इट एज आध्यात्मिक बहस। डोंट टर्म इट एज स्पिरिचुअल डिस्कशन। बस मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, एंड देन ऑफ कोर्स यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर फैमिली। बट मेरा पर्सनल नेचर ऐसा है कि अगर मेरे मन में बहुत कुछ किसी चीज को लेके बहुत परेशानी है, कोई प्रोफेशनल इशू चल रहा है, कोई लीगल केस कहीं चल रहा है, कुछ इशू है, मैं बहुत परेशान हूँ, I'll just call up my family. I won't share the problem with them. But you will interact with बस them. बातचीत, ठीक हो, खाना खा लिया, पापा ठीक है, तबीयत ठीक है, बस उतना ही। बिकॉज मैं पर्सनली अपनी परेशानी से औरों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं, दे लुक अप टू मी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहता हूँ। तो मेरे को अपने लोगों से बात करना, टाइम स्पेंड करने से ही इतनी हिम्मत मिल जाती है। एंड देन इतना राम और कृष्ण को पढ़ा है, जब राम सब कुछ झेल गए, कृष्ण झेल गए और हमको इतना कुछ सिखा गए, तो हम तो झेल ही जाएंगे। वो एक हिम्मत बनी रहती है। एंड बहुत सही बात बोली आपने। ये जब आप बोल रहे हो तो मैं नोट कर रही हूँ कि मैं भी यही करती हूँ कि मैं प्रॉब्लम नहीं शेयर करती। लेकिन उस दिन मैं मम्मी को कॉल करके कि मम्मी मैं सोच रही हूँ कि आज खाना आपके यहाँ के खाऊंगी। हाँ, बस देखिए। और ये एक रीजन मुझे जयपुर से नहीं निकलने देता। अब वो फैमिली का जो सपोर्ट है ना, उसके मायने इतने बदल गए हैं मेरे लिए। पहले आप इंडिपेंडेंस चाहते हो, पहले आप खुद में कुछ करना चाहते हो। एक एज के बाद में आपको वापस जाना है, उनके पास रहना है आपको, कहीं ना कहीं। अतुल जी, एक बहुत थोड़ा ऐसे ट्विस्टेड सा सवाल है। जब मैं लिख रही थी ना, मुझे पता था कि कॉम्प्लिकेटेड है, बताइए ना, पर मैं उसको इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एज अ आर्टिस्ट और एज समवन हु इज परस्यूइंग आर्ट ऑफ सम काइंड, आलस एक ऐसी चीज है जो कभी हित में काम करती है और कभी ये आपको अगेंस्ट वर्क करती है। उसको आप लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हो, या फिर आप अपने जोन में रहना भी कह सकते हो। और कभी कभी आप उसको एक बहाने की तरह भी लेते हो कि मुझे अपना वक्त चाहिए ये पीस लिखने के लिए। आप नहीं समझ पाते कि आप आलस कर रहे हो कि आप वाकई में क्रिएटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये कैसे पहचानते हो कि आई एम लैकिंग बिहाइंड, आई एम नॉट फॉलोइंग माई सेल्फ डिसिप्लिनरी वे ऑफ डूइंग दिस, और आई एम राइटियस बाय टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम टू डू दिस? मुझे एक्चुअली पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई एम ऑलवेज लैकिंग बिहाइंड। हमेशा पीछे होता ही हूँ, हमेशा आलस की स्टेज में होता ही हूँ, मैं हमेशा डेडलाइंस मिस कर ही रहा होता हूँ। देखिए, आर्टिस्ट होना, स्पेशली राइटर होना बहुत कठिन है, बिकॉज आप पे डंडा लेके कोई खड़ा हुआ नहीं है। जो खड़े हैं वो भी वो है जिनको आपने खुद ही अपने पर इम्पोज किया है। पब्लिशर ने बोला है कि भाई लिख कर दो, कैसे छापेंगे, क्या होगा। एंड इट इज डिफिकल्ट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आसान नहीं है। कोई जब तक फॉरेन फैक्टर आपको पुश नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने टाइम से मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार
नाटक बहुत लिख लिए, अब कोई उपन्यास लिखते हैं या कहानियों का कलेक्शन लिखते हैं। और आज से नहीं, 4-5-6 सालों से सोच रहे हैं। कोविड में तो अपने जितने भी 10-12 ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं उनको 3 बुक्स के एक पैरा के ब्रीफ लिख के भेज भी दिए, वोटिंग भी करवा ली कि आपके हिसाब से मुझे कौन सी बुक पे पहले काम करना चाहिए, आप कौन सी बुक पढ़ना चाहेंगे। तो किसी अपने अपनी सलाह दी। प्रतिका जी ने कहा कि ये 3 उंगलियां बस पकड़ लो, जो आ जाए वही कर दो, शुरू तो करो, आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं। तो वो अब तक नहीं शुरू हो पाया। कब से सोच रहे हैं कि YouTube चैनल बनाएंगे। कितने लोग बोलते हैं कि अतुल जी जो आप प्रेम रामायण में बोला आपने, कैन वी वॉच इट समवेयर, हम बोल देते हैं कि हाँ हमारा बस चैनल बन गया है, अगले महीने लॉन्च होने वाला है, और ये 5-6 साल से ऐसा चल रहा है। तो लेकिन ये पता है कि हर दिन जो अपने जीवन से जा रहा है वो एक कहानी खत्म होते जा रही है, एक पैरा कम लिख रहे हैं आप, जो अल्टीमेटली आप लिख सकते थे वो शब्द कम होते जा रहे हैं। हमारी एक फ्रेंड है, उनको अपने किसी रेडियो शो के लिए 6-6 मिनट की लव स्टोरीज लिखवानी थी, तो और ऐसी 24 लिखवानी थी और सिर्फ 7 दिन का टाइम था। तो जब वो सर पे प्रेशर आया तो 7 दिन में 24 अलग अलग लव स्टोरीज भी लिख के दी मैंने, 6-6 मिनट की, जिसमें 3rd मिनट पे एक हुक भी चाहिए, ब्रेक पॉइंट चाहिए। अच्छा। अब क्या होगा? तो सोचते हैं कि यार हमने अगर 7 दिन में मैंने 24 प्रेम कथाएं लिख दी, उनको अगर मैं एक्सपेंड भी कर दूं और अगर मैं उनको 8-8 के चैप्टर बना के 3 वॉल्यूम तो तैयार पड़े हैं, पर वो तैयार 3 साल से पड़े हैं, अब तक उस पर काम नहीं हुआ। तो मैं खुद इतना लेजी हूँ, इतना लैकिडाइजिकल हूँ। बट जो सेल्फ डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन कोई घटना आपके जीवन में ऐसी होती है या होगी, कोई आपको कुछ ऐसा बोल देता है, कोई आपको चुनौती मिल जाती है, या आपको एकदम से लगता है कि अब जो सब कुछ चल रहा था अब सब बदलने का समय आ गया है, अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। वो सबके जीवन में होता है, वो एक घटना सबके जीवन में होती है, वो एक अभाव सबके जीवन में कभी ना कभी आता है, जब उसको आप गंभीरता से ले लेते हैं, या कोई अपेक्षा आती है, कोई एम्बिशन आता है, जब वो हो जाता है तो फिर आप जैसे सब राइटर्स बोलते हैं कि भाई आप दिन का रूटीन बना लीजिए कि मेरे को 1000 शब्द लिखने ही हैं या 2000 लिखने ही हैं, बस वो लिखने का एक्ट आप शुरू कर देते हैं ना, बाकी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। पहला जो स्टेप है वो बहुत मुश्किल होता है। तो टू समराइज ऑल दिस, राइटर होना आसान नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन करना भी आसान नहीं है। इसका तरीका सिर्फ एक ही है, स्टार्ट विद स्मॉल टारगेट्स एंड if you can do it, somehow put some foreign obligations on you, in the sense कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, प्ले अनाउंस हो चुका है, हॉल बुक हो चुका है, आर्टिस्ट ओपन हो चुका है, पर स्क्रिप्ट अभी लिखी नहीं गई है, उसका अता पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हॉल बुक्ड है, क्योंकि पोस्टर छप चुका है, तो एक आउटर ऑब्लिगेशन आ गया है, करना ही पड़ेगा, आपको करके देना ही पड़ेगा। तो फिर आप शायद उस मोटिवेशन में काम कर लेते हो। या मैं तो बहुत बार ऐसा करता हूँ, अपनी टीम को अनाउंस कर देता हूँ कि भाई एक नया प्ले लिखा है, अगले संडे को सुनाने वाला हूँ, सब लोग आ जाना 9 बजे घर पे, और एक शब्द नहीं लिखा है, पर क्योंकि मैं अनाउंस कर चुका हूँ तो इसलिए वो एक ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करता है। कहीं कुछ काम लिया होता है राइटिंग का, क्लाइंट का फोन आ रहा होता है, मैं बोलता हूँ कि सर ऑलमोस्ट लिख चुका हूँ, लास्ट ड्राफ्ट पेंडिंग है, रिवीजन चल रहा है, उस तारीख को मैं आपको सुना दूंगा, वो तारीख मेल पे कंफर्म हो जाती है, तो एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, तो फिर आप लिख देते हो उसमें। तो ये बट फिर भी ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है और ये कोई एडवाइजेबल तरीका भी नहीं है। सलाह यही है कि आप डिसिप्लिन में आए, आप नियम बांधे लिखने का, और जितने भी शब्द, जितनी भी कहानियां, कविताएं आपके अंदर हैं, जहाँ से जाने से पहले वो दुनिया को देकर जाएं, बिकॉज वो आपकी कभी नहीं थी, आप सिर्फ माध्यम थे, आपके द्वारा उनको पहुंचाया जाना था, अपना काम ठीक से करके जाएं। बिल्कुल, और वो बात मुझे शायद बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ मैं, कि आप जो कह रहे हैं ना कि एक एक दिन कम हो रहा है, तो एक एक कहानी, एक एक पैराग्राफ वो कम होते जा रहा है। वो विजुअली मैं देख पा रही हूँ कि हाँ कितनी ही बातें हैं जो जहन में आई, पर अब कौन उठे, कौन किताब कॉपी। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। और सबसे सैड पार्ट ये होगा अनामिका जी कि आप इस दुनिया से चले गए कहानियां लेकर, वो तो किसी की नहीं हो पाई ना वो आपकी हो पाई, ना रीडर्स की हो पाई। एन आइडिया इज नॉट एन आइडिया अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड। हमारा कॉपीराइट भी लॉ भी यही कहता है कि कोई भी आइडिया पे आपको कोई कॉपीराइट नहीं जब तक आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया।
बिल्कुल, आई कांट कमेंट से कि ये तो मेरे दिमाग में चल रहा दिमाग में था। चल रहा था, तो बहुत कुछ चल रहा था, आपने कहीं एक्सप्रेस किया कि नहीं किया उसको। तो वही है, तो ऐसा दिन ना आए कि कोई कहानी आप साथ लेकर चले जाएं, बिल्कुल। और फिर वो कहानी एक्सप्रेस होने में बहुत तकलीफ देगी, या तो हम्म। आपको देगी या आपके घर वालों को देगी, या दुनिया में किसी को तो देगी, तो वो ना हो, इसलिए कहानियां कह जाएं। एक आर्टिस्ट के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो का एक टसल वो चलता रहता है जी ना, जी कि ये प्रोजेक्ट ईगो तो नहीं मान रहा कि इतने कम प्राइस में या फिर जिस तरीके से ये ऑफर किया जा रहा है लूं, जी पर जरूरत है तो कई बार आप ईगो साइड में हटाकर किसी चीज का हिस्सा बनते हैं। जी कभी कभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है जी पर आपको शायद उस लेवल की रेस्पेक्ट वहां से नहीं मिल रही होती है, जी योर क्रिएटिव नहीं सेटिस्फैक्शन हो पा आस्क्स रहा यू है। टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो जी आप वहां पर आप हमेशा ये डिफरेंशिएट क्या आप कर पाते हैं कि यहाँ मैं ईगो के कारण रुक रहा हूँ कि सेल्फ रेस्पेक्ट, और ये या कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए टू लेट गो ऑफ इट और टू होल्ड ऑन टू इट? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी सवाल है लिखने वालों के लिए। मैं इसमें बहुत सिंपल फॉर्मूला अपनाता हूँ कि मेरी लिखी किसी भी चीज़ की कोई भी कीमत है ही नहीं, ऐसा मान के चलता हूँ। तो जो कीमत आप मुझे अभी दे रहे हैं, ये आप मेरी कविता की नहीं दे रहे हैं, मेरी करंट फिजिकल नीड्स की कीमत दे रहे हैं। कि इस कविता को लिखने के लिए जो मैंने खाना खाया, जो मैंने कपड़े पहने, जितने दिन मैंने घर का किराया दिया, ट्रैवल किया, बिकॉज मैं अपनी पहली और आखिरी कविता को हमेशा सेम वैल्यू करूँगा। कल को जब मेरे पास इतनी दौलत आ जाएगी कि मेरी करंट नीड को वैल्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे पास सब कुछ है ना। मेरे को आई डोंट हैव टू सेल दिस पोएम और दिस राइटिंग और दिस स्क्रिप्ट टू यू एट अ सर्टेन प्राइस। तब मैं अपनी लग्जरी वैल्यू करना शुरू कर दूंगा कि पे फॉर माई लग्जरी। अब मेरे को बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है, अब मेरे को बड़ा घर चाहिए, अब मेरे को एक फार्म हाउस भी चाहिए। तो आप मेरी कविता के लिए तो कभी पे करेंगे ही नहीं, ना कहीं मांगूंगा। जब मेरे पास ज़रूरतें ज़्यादा हैं, यू पे फॉर माई नीड्स, वो पूरी हो जाएंगी, यू पे फॉर माई लग्जरीज। अगर एक दिन वही पूरी हो जाएंगी, देन यू पे फॉर माई इंसेन एम्बिशंस। यही है जो है। नेवर वैल्यू योर वर्क इन टर्म्स ऑफ मनी। वो प्राइसलेस है। वो आपके माइंड में आया है, किसी और के माइंड में नहीं आया, उसका वो वर्च्यू ही अपने आप में प्राइसलेस है। इसीलिए अगर एक कविता जो आपको लगता है कि महाकाव्य बन जाती अगर छपती आज से 10 साल बाद या 10 साल पहले, लेकिन आज आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो और वो कविता आपको 50,000 रुपए दे के जरूरत पूरी कर ली है, वहां पे ईगो बीच में मत लाइए। बी क्लियर कि मेरी कविता का पैसा नहीं है, ये मेरी जरूरत का पैसा है, क्योंकि इस कविता को लिखने के लिए मेरे को जीना ज़रूरी है। सर पे छत चाहिए, पेट में खाना चाहिए। जब आप उसको वैसा वैल्यूएशन करेंगे तो अपने आप वो बढ़ता भी रहेगा, और आपकी कविता पर वो धब्बा नहीं आएगा कि अरे इतनी अच्छी कविता 5 जाने बेच दी। कविता नहीं बेची थी, उस दिन मेरी ज़रूरत थी, वो मैंने पूरी कराई थी उससे। सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी हर फील्ड में ज़रूरी है, वो सिर्फ राइटर के लिए नहीं है। आप अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, ब्यूटिशियन हैं, ज्योतिष हैं, और वो यार्डस्टिक हर इंसान के मन में होता है, पता होता है कि यहाँ तक सेल्फ रेस्पेक्ट पर धब्बा नहीं लगा था, चोट नहीं पहुंची थी, इसके बाद जब होगा वो चोट पहुंच दी जाएगी। वैसी नौबत ना आए, उस डिस्कशन में हम एंगेज करते ही नहीं। अगर नौबत आ जाती है तो हर एक के अंदर इतनी रीढ़ होनी चाहिए, और होती भी है, कि इसके बाद बात ना आप ज़रूरत की रही, ना लग्जरी की रही, ना कविता की रही, बात सम्मान की आ गई है। और जब सम्मान की बात आ जाती है तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। मैथिली गुप्त कह गए हैं, मत झुको आन से भले व्योम फट जाए, चाहे आकाश फट जाए, अपनी आन से नहीं हटना चाहिए अपने को, वो सबसे बड़ी है। तो उस पर कुछ मैटर नहीं करता है। तो बस उतनी सी बात है कि अमूमन इस इंडस्ट्री में लोग समझदार हैं, वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ हर इंडस्ट्री में है, तो उसको आप इसके लिए एक्सेप्शन मत बनाइए, ऐसे लोग सब जगह होते हैं। आप लिखते वक्त रोते हैं, आपने बोला जी है जी ना, वो इमोशंस आपके कैरेक्टर्स के होते हैं, उन वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके पावर होती है उसमें। जी पर एज अ पर्सन, कीपिंग ऑल योर प्रोफेशन असाइड, डू यू क्राई ऑफन? वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। होता ही नहीं, होता ही नहीं। मतलब ऐसा भी हो चुका है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, और पुराने घरों में जाल होते थे, आपको याद हो, लोहे के जाल होते थे जिनसे रोशनी हवा आती थी।
तो किसी वजह से वो जाल खुला हुआ था, मैं खड़ा हूँ और मेरे पापा बातें करते करते आए एंड ही डिड नोटिस कि जाल खुला है एंड ही जस्ट फेल, 2 फुट नीचे गिर गए, चोट लग गई, मैं फिर भी नहीं रोया, रोना फिर भी नहीं आया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रोना इज अ वेरी heightened स्टेट ऑफ इमोशन एंड व्हेन यू आर इन दैट स्टेट इट टेक्स अवे योर मेंटल फैकल्टीज। तो जो करना चाहिए था वो अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि आप रो रहे हैं। रोने कभी बाद में रो लेना अलग से किसी अंधेरे कोने में, अभी जो जरूरी है इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं काम करेगा तो फिर जो खराब है वो और बदतर हो जाएगा। तो मुझे एज सच अपने कैरेक्टर के साथ मैं बहुत रोता हूँ, बहुत रोया हूँ, बट पर्सनल जीवन में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जो मुझे याद हो। बचपन में ऑफ कोर्स डांट के डर से या मार के डर से तो सभी रोते हैं, पर ऐसा मेरी याददाश्त में ऐसे बहुत कम मौके हैं जब मैं अपनी किसी चोट की वजह से, अपने किसी दुख की वजह से, अपने किसी लॉस की वजह से रोया हूँ। ऐसा नहीं होता है, कम होता है। ओके। और कोई चीज़ है जो आपको डराती है, जिससे आपको व्यक्तिगत तौर पे डर लगता है, और फ्यूचर में हो सकता है वो कोई चीज़, या फिर? देखिए वही डर है जो प्रभु राम को था। एक ही शब्द का डर था पूरे जीवन में प्रभु राम को, जो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में कहा भी कि मुझे सिर्फ अपयश का भय है, अपयश नहीं चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरे परिवार को, मेरी टीम को, मुझे, मेरे राष्ट्र को, मेरे समाज को अपयश झेलना पड़े। और जो विक्रमी पुरुष होते हैं, पुरुष माने स्त्रियां भी, जो विक्रमी लोग होते हैं वो अपयश के भय से बहुत सारे त्याग भी करते हैं, बहुत सारे सुखों से अपने आप को विमुख कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपयश बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे भी यही है कि मेरे किसी काम से, मेरी किसी राइटिंग से, किसी प्ले से, किसी एक्ट से, किसी बात से मुझे और मुझसे ज़्यादा मेरे लोगों को अपयश झेलना पड़े, उसका हमेशा भय होता है। और वो भय सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपको रहता है, जो आपके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल्ड करता रहता है, आपको संयमित रखता है। वरना, और आई थिंक ये भय हम सबको होता है कहीं ना कहीं, कुछ उसको एक्सप्रेस करता है, कोई एक्सप्रेस नहीं करता है। अगर हम सबको अपयश का भय ना रहे तो हम सब तो जानवर बन जाएंगे, हम तो जो मन करेगा करेंगे, बिकॉज अब हमको अपयश का भय नहीं रहा। तो बस वही एक भय है। बाकी जो चुनौतियां हैं उनसे कभी डर नहीं लगता। चुनौतियां आती हैं वो हमको बेटर बना के जाती हैं। शिव मंगल सुमन कहते हैं, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो संघर्ष है, सबने झेला है, हम भी झेल रहे हैं, हमको बेटर बना के जाएगा और हम उससे कुछ सीख लेंगे और आगे लोगों को सिखा पाएंगे। वही हमारी जीत है और वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और किसी चीज़ का भय नहीं है। और थिएटर से पहले जो आप थे और थिएटर को इतने डेप्थ में एक्सपीरियंस करने के बाद में अब जो हैं, आपको थिएटर का क्या रोल लगता है कि इट चेंज्ड यू इन सम वे? आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको उसने इम्पैक्ट किया है एज अ पर्सन, कि आप पहले ऐसे थे बट थिएटर मेड मी दिस? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, थिएटर से पहले तो हम बच्चे ही थे। मैंने 8वीं क्लास में पहला नाटक किया था स्कूल में, उसके बाद किसी ना किसी फॉर्म में थिएटर रहा ही। तो थिएटर से पहले की तो बहुत बातें याद भी नहीं है, लेकिन थिएटर करते करते उस यात्रा में बहुत बदलाव अपने मन में आते हैं, क्योंकि जो स्टेज है बहुत मैजिकल चीज है। आप देखिए कि जब नाटक हो रहा होता है तो ऑडियंस की साइड हमेशा अंधेरा होता है और हमारी साइड रोशनी होती है। तो हमारे नाटक में एक गीत भी लिखा था मैंने कि उस ओर अंधेरा हो बेशक, इस ओर उजाला है, खत्म कर दे तू स्वयं को, पर्दा उठने वाला है। क्या बात! तो स्टेज हमारी वो दुनिया है, जो ऑडियंस वाला एरिया है उसको आप मेटाफर मान सकते हैं थिएटर के बाहर की दुनिया, जहाँ परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष हैं, अभाव हैं, आपदाएं हैं। मंच पर आकर हम सब भूल जाते हैं। मंच मुझे आज़ादी देता है। मैं अपने जीवन में शायद एक एक्टर क्या ही बन पाता है, एक्टर बन जाता है, कहीं से कुछ पढ़ के आया होता है तो उस पढ़ाई को साथ लेकर आता है, लेकिन मंच आपको डॉक्टर, पुलिस, वकील, नेता, अभिनेता, चोर, उचक्का, डाकू, राम, रावण सब बना देता है। तो आप मंच पर सब कुछ जी लेते हैं और हम राइटर डायरेक्टर हैं, हम वो दुनिया क्रिएट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं हो। मैं जैसा भारत में देखना चाहता हूँ,
मैं वैसा भारत बाहर ना बना पाऊँ, लेकिन मंच पर तो वैसा भारत बना सकता हूँ ना, क्योंकि मंच पर मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश भी हूँ, तो मैं सब कुछ ध्वस्त भी कर सकता हूँ और करता हूँ हर बार। अभी हमने चक्रव्यूह का नाटक किया था कानपुर में, तो जब नाटक हुआ, नाटक खत्म हो गया, पूरी ऑडियंस चली गई, कुछ लोग रह जाते हैं बाद में बातें करने के लिए। एक बच्चा बहुत रो रहा था, हमने उसकी माँ से पूछा रो क्यों रहा है, इसको नाटक अच्छा नहीं लगा? कि नाटक बहुत अच्छा लगा, ये कह रहा है इसको तोड़ क्यों रहे हैं, इतना अच्छा रथ था, इतना अच्छा क्यों तोड़ रहे हैं इसको, इसको मत तोड़ो। तो उस बच्चे को समझाना पड़ा कि बेटा ये नाटक अब कहीं और होगा, उसके लिए सामान को लेके जाना जरूरी है, तोड़ नहीं रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, वापस जुड़ जाएगा। तो उसको मेरा ब्रह्मा वाला काम अच्छा लगा, विष्णु वाला अच्छा लगा, महेश वाला अच्छा नहीं लगा। तो मंच में एटलीस्ट आप वो दुनिया क्रिएट कर सकते हो जैसी आपके हिसाब से दुनिया होनी चाहिए, और लोगों को दिखा सकते हो। उसके बाद लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। थिएटर क्रांति कितनी ला पाया है मैं नहीं जानता, कितनी ला पाएगा नहीं जानता, लेकिन एक बड़ी आग में जो चिंगारियां दी जाती हैं वो एक चिंगारी थिएटर की हो सकती है, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हम दिखा सकते हैं, हमारे पास वो लिबर्टी है दिखाने की, क्रिएट करने की। मजा आता है आपको? जी बिल्कुल मजा आता है। किसको किसको तालियां पसंद नहीं है, किसको अप्रिसिएशन पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादा मजा तब आता है कि जब जब आपकी लिखे नाटक से ऑडियंस वो मतलब निकाल के आप ही को बता देती है जो सोचकर आपने लिखा तक नहीं था, कि अरे बाबा ये तो मैंने सोच के लिखा भी नहीं था, मैंने तो इतना सा लिखा था, आपने उसको इतना बड़ा बना दिया। तो ऐसा बहुत होता है नाटकों के बाद, लोग बोलते हैं कि हम भी फंसे थे चक्रव्यूह में, आज समझ आए कि हम क्यों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल पाएंगे, लड़ना है उसके भीतर। तो ऐसी ऐसी बातें लोग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं आपकी लिखाई से, तब लगता है कि चलो अब ये कविता नाटक हमारा नहीं रहा, अब ये इनका हो गया है, आप संभालो। कौन सा पॉइंट है अतुल जी जब कोई ऑडियंस रिएक्शन रहा हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस फिनोमिनल रहा हो, आपको लगा कि अब आई हैव अराइव्ड और आई हैव जस्ट डन जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी इस जर्नी की? ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपके जहन से जाता ही नहीं है कभी? देखो आई हैव अराइव्ड तो खैर कभी नहीं होता, नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। बस ये होता है कि हाँ, जिस स्पीड से चल रहे थे एक और धक्का लग गया, अब थोड़ा और रास्ता क्लियर हो गया और समझ आ गया, थोड़ी रफ्तार बढ़ गई, एक नई हिम्मत मिल गई। ऐसा बहुत बार होता है, और ऐसा ऐसा हमेशा अच्छे में होता है ऐसा नहीं है। कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी याद रह जाते हैं, जैसे हमने लखनऊ में चक्रव्यूह और द्रौपदी बैक टू बैक किया था। तो कुछ महिलाओं का ग्रुप था, 40 महिलाएं एक साथ आई थी चक्रव्यूह देखने। तो नाटक चक्रव्यूह के बाद बहुत उनको पसंद आया, बहुत उनको आनंद आया, खूब तारीफ़ें कर गई। तो वो जाने से पहले चिट्ठी लिख के गई, बाहर छोड़ गई कि अतुल जी को दे देना, उसमें तारीफ़ें लिखी। अगले दिन द्रौपदी था, वो नाटक उनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि पहले 15 मिनट में एक साथ सब उठ गई, फिर चिट्ठी लिख के गई कि अतुल जी को ये भी दे देना कि कल आपने इतना अच्छा दिखाया, आज आपने क्या दिखा दिया। उस नाटक की या तो लैंग्वेज या जो हम कहना चाह रहे थे उन तक नहीं पहुंचा। ऐसा ऐसे अनुभव आपके साथ होते हैं। हमारा एक नाटक है बालीगंज 1990, उसमें जो मुख्य पात्र है उनके नाम है कार्तिक और वासुकी। तो नाटक हमने लिख दिया, नाम लिख दिए, कभी सोचा नहीं इसके पीछे। एक ऑडियंस ने आके बताया कि जैसे ही आपके पहले 10 मिनट में नाटक खुला ना, मैं इनके नाम से ही समझ गई क्या होने वाला है। हमने कहा वो कैसे? उसने उनको समझाया कि कार्तिक शिव के बेटे का नाम है, कार्तिकेय। वासुकी शिव के नाग का नाम है। और वासुकी और कार्तिक का जो रिश्ता है, शिव और उनका बेटा कभी साथ नहीं रहे। शिव रहे कैलाश में, कार्तिक रहे साउथ में मुरुगन बन के। तो वासुकी रिप्रेजेंट शिव, कार्तिक रिप्रेजेंट हिज सन। तो मैं जानती थी कि कभी साथ तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कार्तिक और वासुकी साथ नहीं, मैंने कहा अरे बाबा, हमने तो सोच के भी नहीं लिखे थे नाम और आपने इतनी मीनिंग निकाल लिए। तो दैट मीन्स योर ऑडियंस इन्वेस्ट्स देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, देयर थॉट्स इन योर प्ले। जब भी ऐसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कोई भी हल्का काम नहीं कर सकते, आप कोई भी चलता काम नहीं कर सकते जस्ट टू गेन सम मोर मनी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कॉमेडी भी कर रहे हैं, उस कॉमेडी में भी एक मीनिंग, एक मैसेज, एक आत्मा डाल के करते हैं, ताकि ऑडियंस को लगे कि हाँ, अतुल इज स्टिल वॉकिंग ऑन द सेम पाथ, वो भटका नहीं है अपनी मंजिल से। कौन सा भाव सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है आपको? अब कॉमेडी जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। देखिए क्या होता है कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन मानिए बहुत आसान है, ऑडियंस आंसू अपनी आंखों पर रख के लाते हैं।
हल्का से एक इमोशनल सीन दिखा दीजिए, वो रो पड़ेंगे। हंसाना और मुश्किल है रुलाने से, रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। और ज़्यादा मुश्किल है ऑडियंस नंब हो जाए, शांत रस में चली जाए, वो अपनी चेतना में चले जाएं, और वो इतने चेतना में चले जाएं, इतने शांत हो जाएं कि वो एक फैंटास्टिक सीन के बाद तालियां भी ना बजा they don't clap. That is They are numb. They are numb. They are so much deep down in their own thoughts, probably in their own history, in their own story. ये तो मेरे साथ भी हो चुका है. That is a difficult state to achieve, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो. आप अपना काम करते रहो. कभी कभी वो हो जाती है, कभी कभी नहीं होती. You don't do anything special for that. अपना काम करते रहो भाई, इतना ही है. होना होगा तो अपने आप वो आमद होगी ऊपर से. वही शब्द, वही कविता ऐसी हिट कर जाएगी कि जो कल नहीं करेगी, आज कर गई. वो इस तरह से होता है. आउट ऑफ ऑल द प्लेस जो आपने लिखे हैं, कौन सा एक वो प्ले है which you feel fortunate कि आपके थ्रू वो आया? देखिए, इनफैक्ट सारे ही नाटक हमेशा मैं बोलता हूँ भाई ये लिखवाए जाते हैं, वरना मेरी कोई इतनी समझ नहीं है, मेरी कोई इतनी पढ़ाई भी नहीं हुई हिंदी व्याकरण में. जो एक बहुत पॉपुलर महाकाव्य है साकेत, मैथिली शरण गुप्त का, उसकी पहली 2 पंक्तियां ही यही है अनामिका जी. राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है. वृत्त माने वृतांत, आपका चरित्र, आपकी कहानी. राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है. कि तुम्हारी कहानी ही कविता है, मैंने कुछ नया नहीं करा. मैंने उस पर एक नाटक लिख दिया. बहुत सहज सी बात थी. उसमें जो कुछ भी अच्छा है सब तुम्हारा है, और जो कुछ भी खराब है वो मेरा है. तो रामायण भी पहले थी, महाभारत भी पहले था. मुझसे नाटक चक्रव्यूह लिखवाया गया, रावण की रामायण लिखवाई गई, द्रौपदी, प्रेम रामायण, बालीगंज. आप एक माध्यम होते हैं, और आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए, बिकॉज जिस दिन आपको अपने लिखे पर गर्व हो गया, ऊपर से एक उंगली बस ऐसे होगी और सब गायब हो जाएगा. और मैं आज भी उस दिन से डरता हूँ कि जब ये सब हट जाएगा माइंड से, तब मैं क्या करूँगा. तो मुझे अपने सभी नाटकों पे गर्व है. जो चले उन पर भी, जो थोड़ा कम चले उन पर भी, जो बिल्कुल नहीं चले उन पर भी. मैं हमेशा महादेव से ये कहता हूँ कि जो मुझे नहीं पता मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मगर इतना प्रेम सबका मिल रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा. जो हो रहा है, जो अच्छा कर रहा हूँ, वही करवाते रहिए. कुछ गलती है तो वो ना करूँ, ऐसी मुझे बुद्धि दीजिए. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एनालाइज वो प्ले क्यों चला, वो क्यों नहीं चला, मेरे लिए बताना मुश्किल है. मैंने दोनों में इक्वल मेहनत करी. बस कोई लिखवाता गया, हम लिखते चले गए. तो हम तो गणेश हैं, महाभारत तो वेदव्यास की है. वेदव्यास का थॉट था, गणेश ने तो हमें लिख दिया, तो हम तो लिखने वाला काम कर रहे हैं. कोई ऊपर से लिखवा रहा है और आगे भी लिखवाएगा, आगे भी लिखवाता रहे, ऐसी हम कामना कर सकते हैं. अतुल जी, एकदम आखिरी सवाल पर मैं पहुंच गई हूँ. जी. और मैं चाहती हूँ कि आप इसका एकदम वैसे ऑनेस्टली जवाब दें कि मैंने सारे ऑनेस्टी दिए अभी तक. आपको क्या लग रहा है कि जी. निर्माता, निर्देशक और लेखक जी, सबसे ज्यादा असहज आप कौन से किरदार में महसूस करते हैं? बिल्कुल लेखक में मैं करता हूँ, बिकॉज फाउंडेशन वही है. क्योंकि निर्माता और निर्देशक बनने में मैं बाहरी मदद ले सकता हूँ. मैं आई कैन हायर एक्सपर्ट्स, लाइट, साउंड, सेट. आई कैन हैव द बेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड. यू नो, इवन टू डायरेक्ट. आजकल तो मैं डायरेक्शन करना बंद कर दिया है. मैं सिर्फ प्ले डिज़ाइन करता हूँ, माउंट करता हूँ. मेरी एडीज की टीम होती है जो प्ले डायरेक्ट करते हैं. बिकॉज आप यकीन मानिए कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे से रिहर्सल में बैठा ही नहीं जाता. मैं नहीं बैठ सकता 30 दिन लगातार, 4-4, 5-5 घंटे. मेरा माइंड भटक रहा होता है, मुझे कुछ और करना होता है. तो मैं जाता हूँ 2-4-5 दिन के लिए, डिज़ाइन करके आ जाता हूँ, टीम बना देती है. और ये भी तय है कि अगले 5, 7, 10 सालों में निर्माता, निर्देशक सब खत्म हो जाएंगे मेरे नाम के साथ से. सिर्फ लेखक बचेगा. मैं अंत तक नहीं करना चाहता ये कि आखिरी 70-80 साल के हो गए, अगर हुए तो, आजकल तो पता भी नहीं, तभी भी डायरेक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं. उस सब के लिए टीम अपने आप महादेव बना देंगे, लोग आ जाएंगे. मैं सिर्फ कहीं बैठा हूँगा किसी कुटिया में, पहाड़ों वहाड़ों पे कहीं, सिर्फ लिख के ईमेल करता रहूँगा. वहाँ वाईफाई आता होना चाहिए बस. ईमेल करता रहूँगा लिख के कि भाई ये लिख दिया है, बना दो. तो लेखक होना बहुत कठिन है, क्योंकि इट्स लाइक बीइंग मदर टू अ थॉट, यू नो, मदर एंड फादर बोथ. और बहुत दुख होता है कि
जिस विचार से वो लिखा वो विचार लोगों तक पहुंच नहीं पाया। और फिर कई बार हिम्मत नहीं होती, वो नाटक पड़ा रहता है सालों साल की, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, ठीक करना बहुत नहीं हो मुश्किल पाता है कि यार अब हो गया जो होना था, कुछ और नया लिख लेंगे। तुम शायद ऐसे नए सिरे से लिखना ज्यादा आसान है एक लिखे हुए पर वापस। शायद वो भी कभी ट्राई नहीं किया है। हाँ। तो लेखक होना बहुत मुश्किल है, बैठ के वो हिम्मत जुटाना, टाइपिंग स्टार्ट करना लैपटॉप पे कठिन हो जाता है। तो वो कठिनाई हम झेलते रहें और उसी संघर्ष से गुजरते रहें। और इट्स पेनफुल टू बी अ राइटर एट लॉट ऑफ टाइम्स, इट्स रियली रियली पेनफुल। और आजकल क्या हो गया अनामिका जी, हर चीज़ जज हो रही है वायरलिटी के यार्डस्टिक पर कि आपकी राइटिंग वायरल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जो 4 कविता लाइन की कविता है उसको कितने शेयर मिल गए। तो वो थॉट सुनने के लिए लोगों के पास कितना टाइम रहेगा, मतलब अब कौन साकेत पढ़ेगा, कौन उर्मिला के दर्द पे उन्होंने इतने बड़े बड़े 2-2 सर्ग लिख दिए, कौन पढ़ेगा पता नहीं। सबको तो 4 लाइन में मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए, तो वो डर भी लगता है। पर फिर कहीं कोई ऐसा एक नाटक हम कर देते हैं, कोई भी एक जवान बच्चा, एक जवान बेटी आके बता देती है कि सर हमने आपका वो नाटक देखा था, आज तक मुझे उसकी लाइन से याद है, तो फिर हिम्मत मिल जाती है कि चलो रिस्टोर होता है, करते रहो यार, कोई तो पढ़ रहा है, कोई कहीं तो पढ़ रहा है। तो वो है, तो लेखक होना सबसे कठिन है, लेकिन मैं लेखक ही रहूंगा अंत तक। बाकी सब आप देखना, सब हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपके इस जवाब से एक और सवाल निकल आया है। जी। एफटीएस को आप किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं और इसका फ्यूचर कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, एफटीएस का फ्यूचर ये है कि एफटीएस एक ऐसा लैंडमार्क बने, ऐसा एग्जाम्पल बने कि एक बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अपने पापा को बोल सके कि पापा मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है। पापा बोले देखो एफटीएस में करोगे तो बताओ, वहाँ जाके एक्टिंग करोगे तो बनने दूंगा। कि एक्टिंग अपने आप में, थिएटर एक्टिंग अपने आप में एक प्रोफेशन बने, एक रास्ता ना बने फिल्मों में जाने का, या सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए कि आई हैव डन 2 प्लेज ऑल्सो ना, वो ना बने। वो अपने आप में एक मंजिल बने और माता पिता बच्चे को बोलें कि ये मेरा बच्चा थिएटर एक्टर बनेगा। एफटीएस प्लस और 10 ऐसी संस्थाएं, सब कुछ हमारा हो ऐसा नहीं चाहिए, सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं। ये सब बड़े बड़े ग्रुप संस्थाएं मिलकर, बड़े छोटे मध्यम वर्ग के सब मिलकर वो एक कमर्शियल सेटअप हिंदुस्तान में खड़ा हो जाए कि थिएटर अपने आप में एक प्रोफेशन बने विच इज़ प्रॉपरली मैनेज्ड। ये डिपार्टमेंट एक्टिंग का है, ये डिपार्टमेंट एचआर का है, ये सेल्स का है, ये मार्केटिंग का है, ये राइटर्स की टीम है, ये सोशल मीडिया की टीम है। वैसा एक स्तर तक हम ला भी चुके हैं, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बट एफटीएस का अगर अंतिम कंट्रीब्यूशन हो देश में तो ये हो कि थिएटर अपने आप में प्रोफेशन बने, लोग बचपन से अपने बच्चों को थिएटर में ले जाने के लिए तैयार करें, और उसके लिए कोई मन में संशय ना रहे कि कमाओगे कहाँ से, खाओगे कहाँ से, घर कहाँ से चलाओगे। इन सब सवालों के जवाब एफटीएस दे दे अगले 15-20 सालों में इस देश को, ये हमारी कोशिश है। मुझे एक और सवाल आ गया, प्लीज पूछते रहिए। जी जी। थिएटर के लिए लिखना, और अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, किस तरीके की तैयारी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो अर्ली स्टेज में ही शुरू करना चाहें कि बेहतर प्लेस लिख पाएं और एक नए डायरेक्शन में ले जा पाएं इस पूरी इंडस्ट्री को? जी जी जी। तो आप क्या उनके लिए बोलना चाहेंगे कि किस तरीके की प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए, या किस तरीके का रुझान होना चाहिए, क्या माइंडसेट लेकर आए इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वास्तविकता है जो शायद उसके अंदर आने के बाद ही पता चलती है, बाहर से नहीं दिख पाती, ऐसी कोई चीज है जिसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए और कुछ वक्त देना ही चाहिए ताकि वो इसमें कुछ नाम बना पाए? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और मैं इसका जवाब भी दूंगा, और मुझे पता है कि ये जवाब बहुत 90% लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानते। हम बहुत मंच पर बोलते हैं पर फिर हम देखते हैं कि वो नहीं हो रहा है, लेकिन जवाब आज भी यही है, कल भी यही था और कल भी यही रहेगा कि नाटक लिखने से पहले नाटक पढ़ने और नाटक देखने की सलाहियत पैदा कीजिए। वो टाइम निकालिए अपने जीवन में। आप बिना पढ़े अच्छा नहीं लिख सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं सर हम किसी और का पढ़ेंगे तो हम उसको कॉपी ना कर लें, तो हम बोलते हैं आप बंदर हो क्या? आप इंसान ही हो ना। यू नॉट मंकी कि आप किसी को देख के कॉपी कर लोगे। आपको पढ़ के भाषा की, लेखक की, संवादों की, उस कॉन्फ्लिक्ट की, उस ड्रामा की समझ आती है। हम लोग जब हमको एनएसडी से में एडमिशन नहीं मिला और हमको लगा कि अब तो जो करना है खुद ही करना है, तो
अगले 4-5 साल में दिल्ली में जितने भी 400-500-600 नाटक हुए, मैंने उसमें से 70-80% देखे। लेकिन एक तरीका था कि कल अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है या एक अगले हफ्ते कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो पहले मैं कोर्ट मार्शल खरीदूंगा, उसको पढ़ूंगा। अच्छा। नाटक को पढ़ूंगा, इमेजिन करूंगा कि मैं बनाता तो कैसा बनाता। हाँ। फिर मैं कोर्ट मार्शल देखने जाऊंगा, ताकि उस डायरेक्टर का वर्जन मेरे पे हावी ना हो जाए। वो मेरे लिए एक एडिड वर्जन हो कि मेरा ऐसा था, तुम्हारा ऐसा है, अब मैं इससे क्या सीखता हूँ। नाटक होने के बाद सब ऑडियंस चली जाती थी, हम चुपके से स्टेज पे खड़े होकर टच करके देखते थे कि सेट लकड़ी का है, कि कपड़े का है, कि फ्लेक्स का है। हम ऐसे सीखे हैं कि ये एक्टर बोल रहा है, इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, अच्छे से माइक लगा रखा है, नहीं माइक नहीं लगा रखा है तो प्रोजेक्ट इतना कर रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है। हाँ। तो 4 साल अपने आप को सेल्फ ट्रेन किया है इन एवरी एस्पेक्ट। और थिएटर और फिल्म डायरेक्शन में तो कहा भी जाता है कि अगर आपको थिएटर का या फिल्म का डायरेक्टर बनना है, यू हैव टू बी बेस्ट इन योर डिपार्टमेंट एंड सेकंड बेस्ट इन एवरी अदर डिपार्टमेंट। कि अगर आपका लाइटमैन धोखा दे जाए तो आप लाइटिंग कर लो, है ना, आपका साउंडमैन धोखा दे जाए तो आप साउंड मैनेज कर लो, सेकंड बेस्ट होना चाहिए। तो मेरी नए बच्चों को सलाह है, पहले तो अगर आपने आज तय कर लिया कि मुझे नाटक लिखने हैं या थिएटर करना है, अगले 3 साल कुछ मत करो, सिर्फ नाटक पढ़ो और नाटक देखो। पढ़ो किसी उद्देश्य से नहीं, बस पढ़ो देखो, पढ़ो देखो, पढ़ो देखो। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी समझ का दायरा कितना बढ़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। उसके बाद इंडस्ट्री को बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखो, देश को बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखो। जो कहानी आपकी नहीं है, जिस कहानी से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उस कहानी को लिखने के लिए अपने आप को फोर्स मत करो। कुछ लोगों को अपने गांव की कहानियां बहुत पसंद होती हैं, अपने कस्बों की कहानी पसंद होती है, उनका बॉडी ऑफ वर्क पूरा वही होता है। मुझे रामायण महाभारत शिवपुराण मोटिवेट करते हैं, मेरा बॉडी ऑफ वर्क वो है। मैं उनके स्पेस में नहीं जा सकता, वो मेरे स्पेस में नहीं आ सकते, अनलेस वी डिसाइड कि अब तो करना ही है। हाँ। आपको कौन सी कहानी मोटिवेट करती है, किस तरह की कहानी आपको पसंद है, वो लिखिए, वो नाटक लिखिए। आत्ममुग्ध मत हो जाइए कि मैंने लिख दिया वो बेस्ट है, उसको क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ओपन रखिए और मान के चलिए कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। खुद प्रोड्यूस करना है, खुद हॉल बुक करना है, खुद आर्टिस्ट ढूंढना है। कर सकते हो तो आ जाओ, स्वागत है। नहीं कर सकते तो भाई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, उनमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान वो भी नहीं है। पर यहाँ आपको अकेले चलने की हिम्मत लेकर आना ही पड़ेगा, वरना आप कुंठित हो जाएंगे। आप गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट थिएटर को सपोर्ट नहीं कर रही है, फंड नहीं देती है, ग्रांट नहीं देती है। आप ऑडियंस को ब्लेम करेंगे कि ऑडियंस तो आज की ऑडियंस तो इंस्टा ऑडियंस हो गई है, वो 2 घंटे का नाटक देख नहीं पाएंगे। आप एक्टर्स को ब्लेम करेंगे, एक्टर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप ब्लेम ही करते चले जाएंगे। आप खुद से 2 एक्टर ढूंढ के, 2 एक्टर, सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो बस कितने पैसे हैं पहले वो लिख लो। अब उल्टा चलो, सिर्फ 1000 ही रुपए है ना, 2 दोस्तों को पटाओ कि भाई तो एक्टिंग नहीं आती, मैं सिखा दूंगा, दोस्त है पैसे मत मांग, खुद लिखो, किसी की छत पे नाटक कर दो, 4 लोग को बुलाओ, दिखाओ, अच्छा लगा, अब आप हमको डोनेशन दीजिए। हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था ग्रुप। हमारे पास कहाँ पैसे थे, हमारे पिताजी तो सरकारी स्कूल में मास्टर थे, कहाँ से पैसे लाते हम। तो हमने दोस्तों से कंट्रीब्यूशन लिया कि भाई आज इसको आप स्टार्टअप बोल देते हैं, आज से 14 साल पहले स्टार्टअप नहीं, वर्ड ही नहीं था। हमको इतना पता था कि भाई जो तुमसे पैसा ले रहा हूँ टाइम से लौटाऊंगा और तुम्हारा पैसा इज्जतदार काम में इज्जतदार तरीके से लगाऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। यू विल बी प्राउड ऑफ द आउटपुट आई हैव गिवन विद योर मनी। खुल के पैसा दिया था। हम पे आज भी उधारियां हैं, लाखों की हैं, उन्हीं की है जिनकी पहले भी थी, क्योंकि उनका पहला पैसा लेकर टाइम से दिया, इसलिए वो दोबारा लेते हैं। हाँ। ले जाओ भाई, क्या वापस तो आ ही जाएगा। तो लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो आपके काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट द फर्स्ट पर्सन हु हैज टू बिलीव इन योर वर्क इज योर ओन सेल्फ। आप किसी को ब्लफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप 4 तालियां कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप फेसबुक पे पोस्ट डालने के पॉइंट ऑफ व्यू थिएटर करेंगे, वो कामयाब नहीं होगा। उसमें आत्मा होनी पड़ेगी, उसमें आपका चरित्र होना पड़ेगा, विच इज नॉट कॉपी ऑफ एनीबडी। लोग औरों का स्टाइल से प्ले करे जा रहे हैं, वही 5-7-10 प्लेज रिपीट करे जा रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है। योर आर्ट, योर वर्क हैज टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। लोग देख के पहचाने कि अतुल का प्ले है,
क्योंकि अतुल का स्टाइल है ये, वो डेवलप करने में उम्र जाती है, समय जाता है। यदि आप वो समय लगाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, थिएटर नहीं मर रहा है, ना मरा है, ना मरेगा, और फ्लरिश करेगा, कविता भी फ्लरिश करेगी, कहानी भी फ्लरिश करेगी, पहले भी किया है। आप अपने काम में ईमानदार रहिए, नई कहानियां कहते रहिए, सुनने वाले बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। मुझे यही यकीन था कि जब हम बातचीत करना शुरू करेंगे तो बाय द एंड ऑफ इट आई विल बी अ मच वाइजर पर्सन थिएटर वाइज, बिकॉज इस दुनिया से वो एक लगाव है, जुड़ाव है, तो उसका एक नतीजा भी है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। जी। और मैं चाहती हूँ कि आपके प्लेज, आप जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं आप उतना ही ग्रोथ भी करते जाएं, हम बहुत भव्य, बहुत सुंदर सुंदर आपके प्लेस देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अनस्पोकन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आप जो अपने यूट्यूब के माध्यम से आप और तरुण जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, वो एक रिपॉजिटरी है जो आज तो जो उसको जो 1000 लाख 2 लाख लोग देखेंगे, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद जो बच्चे आएंगे जो जानना चाहते होंगे कि दिव्य प्रकाश कैसे लिखते हैं, प्रिया मलिक कैसे कविता सुनाती हैं, या अतुल जो थोड़े बहुत प्ले करता है कैसे शुरुआत किया था, ये जो रिपॉजिटरी बन रही है ये अपने आप में इनवैल्यूएबल है। इसकी कीमत नंबर ऑफ व्यूज़ से नहीं लगाई जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, ये डॉक्यूमेंटेशन, उसको स्टोर करना, लोगों तक पहुंचाना। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करती रहें। आपका ये जो अनस्पोकन विद बत्तो है आने वाले 1-2 साल में लोग आपको फ़ोन करके बोलें कि हम आपके शो पे आना चाहते हैं, और ये ज़रूर होगा। आई कैन सी इट हैपनिंग। तो क्योंकि जहाँ पर नीयत अच्छी है वहाँ सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू योर होल टीम, और आई होप कि मेरी बातों से आपकी ऑडियंस को थोड़ा कुछ सीखने को मिले, कुछ उनको आनंद मिले। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर। कैसा लगा आपका एपिसोड, मुझे प्लीज बताइएगा। देखो, आप जब तक हमें बताते नहीं हो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप में ये एपिसोड में, हर एपिसोड में कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद आपके जहन में बैठना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या मायने रखते हैं। ये जो आर्टिस्ट आपको आकर अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं ये किसी वर्कशॉप से कम नहीं है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, राइटिंग ऑफ एनी काइंड, पोएट्री, थिएटर, परफॉर्मेंस आर्ट, स्टोरी टेलिंग, आप इन एपिसोड्स में वो जान सकते हैं जो शायद बिना इस फील्ड में कदम रखे जानना बहुत मुश्किल है। इनका एक्सपीरियंस सालों का होता है, अलग अलग मंचों का होता है, अलग अलग शहरों का होता है। इन परिस्थितियों में इस तरीके से कैजुअल बातचीत के तौर पर हम जब ये आप तक लाते हैं तो हमारा बस एक ही उद्देश्य होता है कि आपको मज़ा भी आए और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिले। तो प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा। नीचे कमेंट्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे लिए छोड़िए, और आप कौन से आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं, किन से बातचीत सुनना चाहते हैं, ये भी हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके पीछे पड़े और उनको हम एपिसोड में लाएं और उनसे हम पता करें कि उनके फील्ड के सीक्रेट्स क्या हैं। तो अनस्पोकन विद बत्तो के इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे एपिसोड्स देखते रहिए, अगला एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। हर शुक्रवार को रिलीज़ होता है। इसके शॉर्ट्स, रील्स आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मिल जाएंगे। तो बाइट फॉर्म कंटेंट भी हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी टीम है, बड़े सपने हैं, तो आपका सपोर्ट और आपका साथ चाहिए इनको पूरा करने के लिए। बस अब कोई मुझे चुप करा दे तो मैं उठ के जाऊं।